नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे शहर की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही दिमाग में घंटे, घाट और मोक्ष की तस्वीरें आती हैं। हम बात कर रहे हैं काशी की, जिसे वाराणसी या बनारस भी कहते हैं। लेकिन आज हम उस जानी पहचानी तस्वीर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमारी चर्चा का आधार एक लेख है जिसका शीर्षक है काशी की शक्ति और जागृति। और ये लेख एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो कहता है कि हम काशी को शायद सदियों से गलत समझते आए हैं। तो हमारा मिशन आज इस विरोधाभास को समझना है। एक शहर जिसे लोग जीवन का अंत मानते हैं, वो असल में जीवन की सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत कैसे हो सकता है? बिल्कुल, और यही बात इस पूरे विश्लेषण को इतना दिलचस्प बनाती है। ये चर्चा इस बारे में नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, बल्कि इस बारे में है कि काशी जीते जी इंसान के भीतर क्या बदल देती है। ये जीवन को और गहराई से और हिम्मत से जीने की कला सीखना के बारे में है। इसे आप एक तरह का क्या कहते हैं, आध्यात्मिक जिम समझिए, जहां आप अपनी चेतना को मजबूत बनाते हैं। आध्यात्मिक जिम, वाह, ये तो एक मजेदार सोच है। तो चलिए इसी जिम के पहले उपकरण से शुरू करते हैं। काशी को लेकर जो सबसे अहम धारणा है, और जैसा कि हमारे स्रोत में भी लिखा है, अधिकतर लोग सोचते हैं कि काशी सिर्फ मृत्यु के समय जाने की जगह है। हम सब ने अपने बड़ों से ये सुना है ना? हाँ, और यहीं पर हमारा स्रोत पहली चोट करता है। वो इस आम सोच को सीधे सीधे पलट देता है। शास्त्रों का हवाला देते हुए वो एक पंक्ति लिखता है जो पूरी कहानी बदल देती है। काशी जीते जी जागने की भूमि है। सोचिए, मृत्यु की प्रतीक्षा की जगह नहीं, बल्कि जीवन में जागने की जगह। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। जीते जी जागना, ये सुनने में बहुत बड़ा और थोड़ा मुश्किल भी लगता है। क्या इसका मतलब है कि वहां जाते ही कोई ज्ञान मिल जाता है? इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? नहीं, ये किसी स्विच की तरह नहीं है कि आप काशी गए और आप जाग गए। स्रोत इसे एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस के तौर पे समझता है। जागने का मतलब है अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानना, अपनी डरों का सामना करना और जिंदगी को बिना किसी धुंधलके के साफ साफ देखना। लेख में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। यहाँ आने वाला व्यक्ति पहले भीतर से मजबूत बनता है। तो ये तैयारी मौत की नहीं है, ये तैयारी है जिंदगी को जीने की। हाँ, जिंदगी को और बेहतर और ज्यादा साहस के साथ जीने की। ये तो वाकई एक बिल्कुल अलग नजरिया है। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्यों? आखिर काशी में ऐसा क्या खास है? दुनिया में और भी पुराने और भी पवित्र शहर हैं, तो काशी ही क्यों शक्ति का केंद्र मानी जाती है? क्या ये सिर्फ आस्था की बात है? इसका जवाब स्रोत सिर्फ आस्था में नहीं, बल्कि उस जगह की ऊर्जा में ढूंढता है। वो कहता है कि काशी शिव की चेतना का केंद्र है। अब ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है, चेतना का केंद्र। हाँ, चेतना का केंद्र या कॉन्शियसनेस फील्ड जैसे शब्द थोड़े अमूर्त लगते हैं। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े कॉन्सर्ट हॉल में हैं, जहां आपका पसंदीदा संगीतकार परफॉर्म कर रहा है। आप सिर्फ संगीत नहीं सुनते, आप उस माहौल की ऊर्जा को, उस वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। वो ऊर्जा आपको प्रभावित करती है। स्रोत के मुताबिक काशी एक ऐसा ही आध्यात्मिक कॉन्सर्ट हॉल है जहां शिव की चेतना की ऊर्जा हर चीज में व्याप्त है। वहां की हवा में, पानी में, पत्थरों में। आप वहां सिर्फ जाते नहीं हैं, आप उस ऊर्जा क्षेत्र में डूब जाते हैं। वाह! और जब मैंने स्रोत में ये पंक्तियां पढ़ीं, यहाँ गंगा सिर्फ नदी नहीं, घाट सिर्फ पत्थर नहीं और मंदिर सिर्फ इमारत नहीं, तो सच कहूं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सिर्फ कविता नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे किसी गहरे अनुभव को शब्दों में पिरोया गया हो। बिल्कुल, और अगर हम इसे उस कॉन्सर्ट हॉल वाले उदाहरण से जोड़ें, तो ये पंक्तियां उस अनुभव का ही हिस्सा हैं। जब आप उस ऊर्जा क्षेत्र में होते हैं, तो गंगा का बहाव आपको सिर्फ पानी नहीं लगता, बल्कि एक जीवंत शक्ति की तरह महसूस होता है। वो घाट जहां एक तरफ बच्चे खेल रहे हैं और दूसरी तरफ चिता जल रही है, वे सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं रह जाते। सही। वे जीवन और मृत्यु के चक्र के मौन गवाह बन जाते हैं। और मंदिर, वे सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि उस चेतना के एम्पलीफायर बन जाते हैं। तो ये पूरा माहौल, ये इकोसिस्टम मिलकर हमारे अंदर करता क्या है? स्रोत के अनुसार ये सब मिलकर मनुष्य की सोई हुई शक्ति को जगाते हैं। काशी का वातावरण एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यह आपको रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़, डेडलाइंस, सोशल मीडिया के शोर से बाहर खींचता है और अपने अंदर देखने पर मजबूर करता है।
वहाँ का माहौल ही ऐसा है कि आपका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर आपकी भीतरी दुनिया पर टिकने लगता है। इसी से जुड़ा एक और बिंदु लेख में है, साइंस प्लस स्पिरिचुअल एंगल। उसमें कहा गया है कि काशी का वातावरण मन को अपने आप गहराई में ले जाता है। खासकर ये पंक्ति कि यहाँ मौन शब्दों से ज्यादा बोलता है। ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक बात है। हमारी जिंदगी में होता क्या है, हमारा दिमाग लगातार जानकारी प्रोसेस कर रहा है, सोच रहा है, चिंता कर रहा है, एक अंतहीन शोर है। काशी का माहौल, खासकर सुबह सुबह गंगा के किनारे, उस बाहरी शोर को बंद कर देता है। और जब बाहर का शोर बंद होता है, तभी हमें पहली बार अपने अंदर का शोर सुनाई देता है। अच्छा, मतलब पहले तो अंदर की उथल-पुथल और ज्यादा महसूस होती होगी? हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप उस माहौल में टिकते हैं, तो धीरे धीरे अंदर का शोर भी शांत होने लगता है, क्योंकि उसे कोई बाहरी ईंधन नहीं मिल रहा होता। और उस शांति में, उस मौन में आपको वो चीजें महसूस होने लगती हैं जो विचारों के शोर में दब जाती हैं। आपका मन जबरदस्ती से नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से ध्यान की अवस्था में जाने लगता है। और यही वो जमीन है जहां आंतरिक शक्तियों के बीज पनपते हैं। ये कमाल की बात है कि एक जगह का माहौल ही मेडिटेशन का काम कर सकता है। तो ये तो समझ आ गया कि काशी का वातावरण काम कैसे करता है। अब आते हैं उस बात पर कि ये हमारे अंदर किन शक्तियों को जगाता है। लेख में 3 खास शक्तियों का जिक्र है, और पहली शक्ति हमारे सबसे बड़े डर से जुड़ी है। पहली शक्ति, भय से मुक्ति। स्रोत कहता है, काशी सिखाती है मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। ये पंक्ति फिल्मों में तो बहुत सुनी है, लेकिन काशी से हकीकत में कैसे सिखाती है? देखिए, फिल्मों में ये एक डायलॉग है, काशी में ये एक 24/7 चलने वाला लाइव शो है। मणिकर्णिका या हरिश्चंद्र घाट पर जब कोई बैठता है, तो वो चिताओं को लगातार जलते हुए देखता है। पहले दिन शायद अजीब लगे, दूसरे दिन दुख हो, लेकिन कुछ दिनों बाद मृत्यु एक डरावनी असाधारण घटना नहीं, बल्कि जीवन की एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया लगने लगती है। जैसे जन्म होता है, वैसे ही मृत्यु होती है। ये उस विषय को सामान्य कर देता है, जिससे हम पूरी जिंदगी डरते हैं और मुंह फेरते हैं। और इस नजरिए से डर कैसे खत्म होता है? हमारे ज्यादातर डर, नाकामयाबी का डर, कुछ खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मृत्यु का, यानी मिट जाने का डर छिपा होता है। जब आप सबसे बड़े डर को ही एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो बाकी के डर अपने आप छोटे लगने लगते हैं। और जैसा स्रोत कहता है, डर खत्म होते ही जीवन में असल शक्ति आती है। क्योंकि डर वो जंजीर है जो हमें जोखिम लेने से, दिल की सुनने से और पूरी तरह से जीने से रोकती है। उस जंजीर का टूटना ही असली आजादी है। ये बहुत दिलचस्प है। जिस जगह को लोग मृत्यु से जोड़ते हैं, वही जगह असल में मृत्यु के डर से आजाद कर रही है। ये विरोधाभास ही शायद काशी की असली पहचान है। अब दूसरी शक्ति पर आते हैं, जिसे स्रोत वैराग्य की शक्ति कहता है। लेख कहता है, यहाँ व्यक्ति अनावश्यक मोह छोड़ना सीखता है और भीतर से हल्का बनता है। वैराग्य शब्द सुनते ही लोगों के मन में घर बार छोड़कर चले जाने वाले साधु की तस्वीर आती है। और स्रोत इसी गलतफहमी को दूर करता है। यहाँ वैराग्य का मतलब पलायनवाद नहीं है। यहाँ जोर अनावश्यक मोह पर है। ये वो चीजें हैं, वो उम्मीदें हैं, वो विचार हैं जिनसे हम मानसिक रूप से चिपके रहते हैं और जो हमारी बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। लेकिन अनावश्यक मोह और जिम्मेदारियों के बीच की लाइन बहुत पतली है। कोई इसे पलायनवाद क्यों ना समझे। कोई ये भी तो कह सकता है कि ये अपनी जिम्मेदारियों से भागने का एक आध्यात्मिक बहाना है। बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत ये नहीं कहता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। वो कहता है कि आप उन जिम्मेदारियों से जुड़े तनाव, अहंकार और नतीजों की चिंता को छोड़ दें। इसे आज की भाषा में मेंटल डीक्लटरिंग या मिनिमलिज्म फॉर द माइंड कह सकते हैं। ओके। जैसे हम घर से फालतू सामान हटाकर सुकून महसूस करते हैं, वैसे ही मन से अनावश्यक मोह और चिंताएं हटाकर एक अलग ही तरह की आज़ादी और शक्ति मिलती है। ये जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें बिना बोझ के हल्के होकर निभाना है। यही है भीतर से हल्का होना। यानी ये एक तरह का मानसिक फिल्टर विकसित करना है, जो जरूरी को गैर जरूरी से अलग कर सके। ये तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक सुपर पावर जैसा है। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे गहरी शक्ति पर। स्रोत यहाँ सोचने और जागने के बीच एक अजीब सा फर्क बताता है। लेख की पंक्ति है, काशी आपको सोचने नहीं, जागने सिखाती है।
पहली नजर में तो ये एक जैसे लगते हैं। आखिर बिना सोचे कोई कैसे जाग सकता है? इसके पीछे क्या गहरा मतलब छिपा है? ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन क्रांतिकारी अंतर है। सोचना क्या है? यह हमारे मन की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। हमारा मन एक मशीन की तरह लगातार अतीत की बातों और भविष्य की योजनाओं के बीच घूमता रहता है। चिंताएं, यादें, प्लानिंग, ये एक अंतहीन कमेंट्री है जो हमारे दिमाग में चलती रहती है। हम ज्यादातर समय इसी कमेंट्री में जीते हैं, असलियत में नहीं। और जागना इससे अलग कैसे है? जागना, जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है, वो उस कमेंट्री से बाहर निकलकर वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद होना है। जो अभी और यहीं हो रहा है, उसे बिना किसी फिल्टर के अनुभव करना। काशी का माहौल आपको ऐसा करने पर मजबूर करता है। जब आप गंगा की बहती धारा को देखते हैं, तो आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं, आप बस उसे देखते हैं। जब आप शाम की आरती की ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो आप उसका विश्लेषण नहीं करते, आप बस उस अनुभव में डूब जाते हैं। विचारों के इस जाल से निकलकर अपनी चेतना के स्तर पर वर्तमान को जीना ही जागृति है। तो ये 3 शक्तियां, भय से मुक्ति, वैराग्य और चेतना की जागृति, ये तीनों मिलकर उस आंतरिक मजबूती को बनाती हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। बिल्कुल, और ये एक दूसरे से जुड़ी हैं। जब आप वर्तमान में जागते हैं, तो आपको मोह की निरर्थकता समझ आती है। जब मोह छूटता है, तो भविष्य का डर अपने आप कम हो जाता है। ये एक पूरी आंतरिक इंजीनियरिंग है। ये सब हमें चर्चा के अंतिम और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर लाता है। स्रोत एक ऐसा दावा करता है जो काशी की पूरी कहानी को ही पलट देता है। वो कहता है, मोक्ष बाद में, शक्ति पहले। हाँ, और ये इस लेख का दिल है। ये उस पारंपरिक धारणा पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि लोग काशी में सिर्फ मोक्ष पाने के लिए जाते हैं। स्रोत कहता है कि मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को भी किसी भी हालत में मिल जाए। मोक्ष के लिए एक योग्यता चाहिए, एक पात्रता चाहिए। योग्यता? मोक्ष के लिए भी योग्यता? ये क्या है? स्रोत शास्त्रों का हवाला देकर कहता है, जो शक्तिशाली चेतना वाला होता है, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। इसका मतलब यह है कि एक डरा हुआ, मोह में फंसा हुआ और विचारों में उलझा हुआ मन मुक्ति को अनुभव कर ही नहीं सकता। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, और मुक्ति उसे कैसे मिलेगी जो पहले से ही हजारों मानसिक जंजीरों में जकड़ा हुआ हो। तो आप कह रहे हैं कि काशी पहले आपको उन जंजीरों को काटने की शक्ति देती है? बिल्कुल, यहीं पर पूरी तस्वीर साफ होती है। स्रोत के अनुसार काशी मोक्ष की फैक्ट्री नहीं, बल्कि मोक्ष का ट्रेनिंग सेंटर है। ये वो जगह है जहां आप अपनी चेतना को उन 3 शक्तियों से लैस करते हैं जिनकी हमने बात की। आप भय, मोह और विचारों की जंजीरों को काटना सीखते हैं, ताकि आपकी चेतना इतनी मजबूत और स्थिर हो जाए कि वो मुक्ति के लिए तैयार हो सके। इसलिए लेख कहता है, काशी पहले मन को तैयार करती है। वाह! तो काशी अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तैयार करने वाली जगह है। ये आपको जीने की कला सिखाकर मोक्ष के लायक बनाती है। मृत्यु के बाद का नहीं, ये तो जीवन का विज्ञान है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शक्ति पहले, मोक्ष बाद में। एक शक्तिशाली और जागृत जीवन ही एक मुक्त मृत्यु की ओर ले जा सकता है। यही इस स्रोत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा संदेश है। आज की इस बातचीत ने तो मेरे लिए काशी की पूरी परिभाषाएं बदल दी है। अगर हम इस सफर के मुख्य पड़ावों को देखें, तो पहला, काशी मृत्यु का वेटिंग रूम नहीं, बल्कि जीवन में जागरूकता और शक्ति पाने का एक लाइव ट्रेनिंग ग्राउंड है। दूसरा, ये शक्ति 3 रूपों में मिलती है: मृत्यु के डर से आज़ादी, अनावश्यक मोह से वैराग्य की ताकत और विचारों के शोर से निकलकर वर्तमान में जागने की कला। और तीसरा, सबसे जरूरी सबक, मोक्ष एक परिणाम है, लक्ष्य नहीं, और ये परिणाम उसी को मिलता है जिसकी चेतना पहले से शक्तिशाली और जागृत हो। काशी उसी चेतना को गढ़ने का काम करती है। एकदम सही सारांश। और मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ समाप्त करना चाहूंगा, जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करें। स्रोत बताता है कि काशी का वातावरण चेतना को जगाता है। तो क्या आज की इस भागदौड़ भरी, शोरगुल वाली जिंदगी में हम अपने आसपास ही एक काशी जैसा मानसिक वातावरण बना सकते हैं? क्या हम अपने भीतर, अपने मन में एक ऐसा कोना बना सकते हैं जहां हमारा मौन हमारे शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली हो और हम बाहरी उथल-पुथल के बीच भी अपनी आंतरिक शांति और शक्ति को खोज सकें?